बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ैसला। मैं हूं आफ्ताब मोगरी। फ़ैसलों की बात करें तो बड़े अहम फ़ैसले होते हुए नज़र आ रहे हैं। यकीननी तारीख जब लिखी जाएगी तो ये भी फ़ैसले इस तारीख का हिस्सा बनेंगे और पाकिस्तान के जो है आने वाली नस्ल इन फ़ैसलों को यकीनी तौर पर पढ़ के उस वक्त यही सोचेगी कि हमारे इस मुल्क को कायम दायम रखने के लिए अफवाज पाकिस्तान, जमहूरी हुकूमत, अदालतों ने और तमाम उन चीज़ों से ताल्लुक़ रखने वाले जो बरह रास्त जमहूरियत के अलमबरदार थे, उन्होंने कौन से फ़ैसले किए। अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा साबिक़ जो है डीजी जो है आईएसआई के ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल का सज़ा जो सामने आई है वो बड़ी अहम है। अगर बात की जाए तो फैज़ हमीद को 9 जो है 14 साल जो है कैद जो है सुनाई दी गई और इसके साथ साथ ये 15 महीने तक चलने वाला तवील ट्रायल था जिसमें फैज़ हमीद समेत जो है उनको वकला की टीम भी फराम की गई, जो कि जो भी कैदी हो पाकिस्तान के अंदर उसको हक हासिल है कि वो अपनी वकला टीम को रख सकता है और अपनी दिफा में अपना बयानिया बयान कर सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को अगर बात करें तो 12 अगस्त 2024 को आर्मी एक्ट के तहत जो है 15 माह तक ये जारी होने वाला जो कह सकते हैं ट्रायल है वो बड़ा अहम था और इस ट्रायल में वो गुनाहगार ठहराए और फैसला जो आया वो बड़ा अहम फैसला है। उस फैसले को लेकर यकीनी तौर पर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इस वक्त बात भी हो रही है और मैंने कहा था कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान की सरहदों पर खड़ा हुआ सिपाही, चाहे वो ईरान की सरहद पे हो, अफगानिस्तान की सरहद पे हो या फिर वो भारत की जो है सरहद पे हो, यकीननी उसका सर फ़ख्र से ऊंचा इसीलिए भी हुआ होगा कि ये जो चेक एंड बैलेंस वाला है और सिस्टम है पाकिस्तान अफवाज में, जो डिसिप्लिन और सज़ा और जज़ा की जो बात है वो एक आम सिपाही तक नहीं मगर बला अफसरान यानी कि तय है कि फैज़ हमीद जैसे शख्स को भी वो कटहरे में लाके खड़ा कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी अहम मिसाल जो है एक सिक्योरिटी इदारे ने अफवाज पाकिस्तान ने आर्मी एक्ट के तहत दस्तूर और आईन पाकिस्तान के तहत जो कायम की है उसकी कहीं नज़ीर नहीं मिलती। अगर बात करें तो इस वक्त इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, MQM पाकिस्तान और JUIF समेत जो पाकिस्तान में सियासी जमातें हैं वो इस पर बहस भी कर रही हैं और बात भी हो रही है। मगर बात यह है कि क्या इस फैसले के आने वाले मुल्क की सियासत पे असरात क्या पड़ेंगे, क्या मज़ीद जो है फैज़ हमीद को सज़ा मिल सकती है या वो सुल्तानी गवाह जो कि बहुत सोशल मीडिया और मीडिया पे बहस हो रही है कि क्या बन सकते हैं। क्या फैज़ हमीद से मज़ीद जो मालूमात है, क्योंकि एक इदारा है यकीनी तौर पर उन्होंने ट्रायल किया और उसके बाद ही ये फ़ैसला सामने आया, मज़ीद जो ट्रायल होगा उसकी जो और जो चीज़ें जो वो सामने आएंगी वो भी बड़ी अहम है। मगर इसके साथ साथ वो लोग जो रॉ के हाथों बिके हुए हैं और बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान के अफवाज और इदारों पर जिस तरह से तनकीद कर रहे थे और फैज़ हमीद समेत जो है कई ऐसी बातें सामने ला रहे थे जिससे जो है लग ऐसे रहा था कि सज़ा भी उन्होंने देनी है और फैज़ हमीद को रिहा भी उन्होंने करवाना है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है दम तोड़ चुकी हैं। अब फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता सज़ा आने के बाद अब मज़ीद शिकंजा क्या सियासी भी तंग होगा या फिर जो उस पर हैंडलर थे जिनके साथ फैज़ हमीद ने साथ दिया उनको भी सज़ा मिल सकेगी। ये कई सवाल आते हैं, इस पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर गुलाम मुर्तज़ा कुरैशी साहब हैं, दफ़ाई तजिया निगार हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। अब्दुल्ला गुल साहब हैं, चेयरमैन तहरीक के नौजवानान पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, तजिया निगार भी हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। दोनों मेहमानों को खुशामदीद करते हुए ब्रिगेडियर रिटायर गुलाम मुर्तज़ा कुरैशी साहब पे आपकी जाने पाऊँगा। सर फरमाइएगा कि एक डिसिप्लिन फोर्सेस की तरफ से बड़ा अहम फैसला और कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ 12 अगस्त 2024 से आर्मी एक्ट के तहत हुआ। 15 माह तक जारी होने वाला ये जो है कह सकते हैं कि तवील अरसा है, उसमें बिलाखिर फैसले में जो है जो कल फैसला सुनाया गया वो बड़ा अहम है। बहैसियत दिफाई तजिया निगार सर, इसके क्या असरात आने वाली तारीख पर पड़ेंगे और सियासी और असगरी? हाँ, बहुत शुक्रिया मुगरी। एक्चुअली ये जो स्टार्ट हुआ है पूरा, ये अप्रैल 2024 में शुरू हुआ, जिसमें पहले होती है फौज में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, समरी ऑफ एविडेंस होती है, फिर चार्जशीट दी जाती है, फिर उसके बाद समझा जाता है कि नहीं ये गिल्टी हैं
या इनमें कोई वजन है तो उसके बाद कोर्ट मार्शल या फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का ऑर्डर दिया जाता है। ये तमाम हुआ और अगस्त में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का ऑर्डर हुआ। इसमें आप ये देखें कि 8,000 क्वेश्चन इनके वकला ने किए, इनको पूरा पैनल दिया गया। और मेरा अपना दोस्त जानने वाला ब्रिगेडियर वासिफ, जो कि जैक ब्रांच जीएचक्यू में सर्विस करता था, रिटायर्ड हुआ है, उनको भी जो है इनका जो है वो मोकल बनाया, यानी उनकी वकालत भी इन्होंने की। बहुत टॉप क्लास का वकील है। इसके अलावा लाहौर से भी टॉप क्लास के वकील थे। तो ये तमाम ट्रायल हुआ, 15 महीने का ट्रायल हुआ। उस ट्रायल में ये फैसला किया गया और उस फैसले में ये बताया गया कि जी ये चारों में गिल्टी हैं। वो चारों कौन से? रियासत के अगेंस्ट अनऑथोराइज पावर यूज, और गवर्नमेंट की जो हमारी सिक्योरिटी जो होती है उनको ब्रीच, एंड फाइनली पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट, मिस यूज ऑफ पावर जिसको कहते हैं, वो मिस यूज ऑफ पावर भी इन्होंने की। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट को अभी इन्होंने छेड़ा नहीं है, लेकिन उनका केस चल रहा है। और अनकरीब जो जो इस फौज के साथ सिविलियन हो, कोई भी हो, इन्वॉल्व है, तो उसको भी ऑन द रोड लिया जाएगा। बहरहाल आगे क्या होना है, जो आपका क्वेश्चन है, फ्यूचर क्या देख रहे हैं, तो ये पाकिस्तान में पहली मर्तबा हुआ है कि इतनी बड़ी रैंक का, जो कि ऑल इन ऑल था आज से कुछ 4-5 महीने जो है 3-4 साल पहले, यानी कि ही वॉज द केपीआई, हम किंग पिन इंक्लिनेशन कहते हैं इसको, जो कि करता धरता यही था। अब इन्होंने क्या किया, जो तो इनका असल काम था, उसके अलावा ये अपनी जात के लिए भी काम करते थे और अपनी जो है पॉलिटिक्स चमकाने के लिए भी काम करते थे। और ये एक किस्म का मीन किस्म की जो इनकी डिमांड थी, जो कि ये अपने लिए पूरी करते थे। अब चूंकि इनको सजा मिली है, जो कि मेरे हिसाब से कम है, लेकिन चूंकि आर्मी एक्ट के मुताबिक सेक्शन 2, सेक्शन 5, सेक्शन 26, सेक्शन 52 से लेके 59 तक ये डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं, जिसमें आप ये समझें कि इसमें मिस यूज ऑफ पावर भी है, इसमें अननेसेसरी जो है वो इन्वॉल्वमेंट भी है, इसमें मतलब यू नेम, मतलब दिस इज ऑल बिलोंग्स टू डिसिप्लिनरी इनसाइड पाकिस्तान आर्मी। सो उसका ये मुर्तकब पाया गया है और उसको सजा 14 साल दी गई है। अब आए कि फ्यूचर में इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा और दुनिया किस तरह देख रही है, तो दुनिया इसको देखेगी उस तरह कि ये पाकिस्तान में पहली मर्तबा हुआ है। एंड इसका मतलब यह है कि कोई भी डीजीआई आइंदा कहीं भी कोई मदाखलत करेगा या अपने आप को जो है वो मनवाने के लिए या अपने जो अहदाफ हैं, जाती अहदाफ अचीव करने के लिए, अगर वो गवर्नमेंट पावर यूज करेगा तो उसके साथ भी यही होना है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया उसको पॉजिटिव नजर से देख रही है, ना कि नेगेटिव नजर से देख रही है। सो दिस इज अ बिग अचीवमेंट एज फार एज आर्मी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल एंड द पनिशमेंट इज कंसर्न। जी, कुरैशी साहब साथ ही रहेगा। अब्दुल्ला गुल साहब भी हमारे साथ हैं, उन्होंने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया गुल साहब कि आपने वक्त निकाला। फरमाइएगा सर कि बड़ा अहम और तारीखी फैसला इसको करार दिया जा रहा है। फैज़ हमीद को 14 साल सज़ा बामुशक्कत तो सुनाई गई, मगर मज़ीद जो इंसाफात पे अभी इस बात हो रही है पाकिस्तान की सियासी समाजी हलकों में, क्या समझते हैं कि अब ये जो आगे भी जो सूरत हाल बनेगी वो कहीं ना कहीं सियासी हलकों को भी शिकंजे में लेगी, हैंडलर की तरफ भी जाएगी? क्या आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में एक वो पार्टी जिसके कहीं ना कहीं दस्तेराज भी रहे और उनको वो सपोर्ट भी करते रहे और उनकी ही इमाम पे जो है कमान इन कंट्रोल चलाते रहे, तो फैज़ हमीद तो अकेले तो नहीं थे, इस शिकंजे में कुछ और भी बड़े बड़े नाम हैं
उनके लिए भी शिकंजा तक कौंधा हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है मौजूदा सज़ा का, तो माजी के अंदर भी एडमिरल मंसूर जो क्या नेवी के सरबराह थे, जी। उनको हथकड़ी लगा के अमेरिका से रेड वारंट इशू करवा के लाया गया था पाकिस्तान में। और फिर जनरल अशफाक परवेज कियानी के दौर में भी मुतअद्दिद जनरल ऑफिसर्स को सजा मिली थी। राहील शरीफ साहब के दौर में जो है लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल जो थे, उनको सजा दी गई थी। 6 के करीब ये लोग ऑफिसर्स थे। इसी तरीके से फिर जनरल बाजवा के दौर के अंदर एक लेफ्टिनेंट जनरल को, जावेद इकबाल को जो है उम्र कैद की सजा, और ब्रिगेडियर रिजवान राजा को एस्पेनाज के अंदर मौत की सजा सुनाई गई। जब 9 मई का वाकया हुआ तो उसके बाद हमने ये देखा कि वहाँ एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल और 7 के करीब ब्रिगेडियर ऑफिसर जो थे, समेत टोटल 17 ऑफिसर जो थे, उनको जो है सजा हुई और बड़ी सख्त सजा हुई। अब ये सामने चीज आई है। नॉर्मली फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो होते हैं वो दो या 3 महीने के अंदर मुकम्मल कर लिए जाते हैं, क्योंकि ये मामला असास नौयत का था और इस पे मुख्तलिफ चार्जशीट थे। उनको जो है वो ज़ाहिर है दिफा करने में नाकाम रहे, जिसके नतीजे के अंदर अब उनके पास 40 दिन के अंदर इख्तियार है कि वो सुपीरियर कोर्ट से जो है वो रुजू कर सकते हैं, क्योंकि अब ये मामला जो है ये आर्मी की अदालत से निकल के ये अब सिविल अदालत का रुख करेगा, जहाँ हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। और हमने ये देखा है कि उनकी तारीखें लेते लेते काफ़ी अरसा गुजर जाता है। इन सब के बावजूद जो है मैं ये समझता हूँ कि अब तय ये करना है कि फैज़ हमीद साहब जो थे वो ये सारा खुद कर रहे थे, जिसका आपने भी इशारा किया, या फिर उनके साथ कुछ और लोग भी शामिल थे। क्या उन और लोगों को जो है वो शामिल तफ्तीश किया गया? तो मेरा ख्याल है ये एक इंटरनल मैटर है फौज का, मैं इस पे जो है बात नहीं कर सकता और ना करनी चाहिए। लेकिन ये जब सिविल अदालत में जाएगा तो फिर पता चलेगा, क्योंकि अभी जो आवाज़ें आ रही हैं उसमें यही है कि जी जो कुछ उन्होंने किया वो वजीर आजम उस वक्त के जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव थे, क्योंकि DGISI जो है वो डायरेक्टली वजीर आजम के नीचे आते हैं, वो आर्मी चीफ के नीचे नहीं आते। इस वजह से उनके, आपको याद होगा कि जब फैज़ हमीद साहब को ट्रांसफ़र किया गया और नदीम अंजुम साहब को बतौर नया DG जो है तैनात किया गया 6 अक्टूबर 2000 गालिबन ये 21 था, तो उस टाइम पे जो है वो क्या पोजीशन हुई वो आपको याद है कि वो वजीर आजम जो थे वो रजामंद नहीं थे उनको घर भेजने, उनको वहाँ से पोस्ट आउट करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि वजीर आजम बराह रास्त जो है इमीडिएट बॉस जो है वो DGISI के होते हैं, और अगर DGISI को हुक्म जो है वजीर आजम की जानिब से मिल रहा है तो फिर वजीर आजम को शामिल तफ्तीश ज़रूर किया जाएगा और करना चाहिए। कौमी सीक्रेट एक्ट का मामला हो या फिर वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल हो, वो कौमी ख़जाने के ऊपर जो है वो उसका नाजायज़ इख्तियारात से जो है उसको मैनिपुलेट किया गया हो, या फिर वो सियासत के अंदर मेडलेशन हो। देखें, सियासत के अंदर जो मामलात हैं उसके लिए पहली बात तो ये है कि क्या सियासी मदाखलत जो है वो खुद कर रहे थे, या उनका जो चार्टर था जिसके अंदर भुट्टो साहब ने 1974 में एक बाकायदा सदारती हुक्मनामे के जरिए ISI में एक सियासी सेल का कयाम किया, जो आज भी मौजूद है, वो ख़त्म नहीं हुआ। और उस सियासी सेल का काम है कि वो सियासत में काम करे। ये आज भी जो है मौजूद है कानून, और ये 1974 में भी मौजूद था। तो अब ये तमाम चीज़ें देखनी हैं कि क्या जो सियासत में मदाखलत की गई, क्या वो अपने सुपीरियर बॉसेस को जो है वो अंधेरे में रख के किया गया या उनकी रजामंदी से किया गया, बिल्कुल। और किस हद तक किया गया, कि क्या वो जो उसके पैरामीटर्स मुकर्रर थे चार्टर के, क्योंकि जाहिर है ये आपके और मेरे तो इल्म में नहीं है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, किस हद तक जो है उसमें सियासी किरदार अदा करना है, और वो क्यों किया गया था ये भी मैं आपको गोशगुजार कर दूं। उसकी वजह ये थी कि जब मुक्ति बहानी हुई और एक सियासी मदाखलत के जरिए पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया गया, तो उसके बाद जो है वो ये फैसला साजों ने ये सोचा कि जो सियासत होती है, ठीक है कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, उसका काम बैरूनी मामलात के ऊपर ज्यादा तवज्जो है, लेकिन कभी कभी अंदरूनी सियासत जो है वो पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे कि आजकल पहुंचा रही है, उसको आपके सामने मौजूद है सारा सिलसिला। ऐसी सूरत के अंदर जो है फिर वो एक पॉलिटिकल सेल कायम करना पड़ा, जो जैसे मैंने गुजारिश की कि वो आज भी काम कर रहा है। इसी वजह से उसको DGC कहा जाता है या इंटरनल विंग कहा जाता है। ये बाकायदा ISI के अंदर एक बाकायदा सेल मौजूद है,
اور اس کے دفاتر پورے پاکستان میں موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ISI کا یہ کام جو ہے پالیٹکس کے اندر جو ہے یہ عبدالعال بہت صاحب کم ہوتا بالکل ہے. سیاست میں انوالومنٹ کی اگر بات کریں تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اگر معاملے دیکھے جائیں فیض حمید صاحب کے تو کہیں نہ کہیں فیض حمید 9 مئی کے جیسے بڑے واقعات جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو سارا مینیج جو ہے آپ نے جیسے کہا کہ DG ISI براہ راست جو ہے وزیر اعظم کے ماتحت ہوتے ہیں آرمی چیف کے نہیں ہوتے. آپ نے یہ درست فرمایا. مگر اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ 2019 میں جب ہم اس وقت کے وزیر اعظم کے ساتھ یونائٹڈ نیشن میں موجود تھے, UN کے اندر موجود تھے, اور قریشی صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جو ہے بیان دیا تھا جو بڑے اچھے ہمارے دوست, اچھا ملک ہے سعودی عرب, ان کے اگینسٹ, تو محمد بن سلمان نے ان کو طیارہ دیا تھا اور واپسی پہ وہ طیارہ چھین لیا تھا. یعنی کہ اتنی حد تک تعلقات خراب ہو گئے اس بیان سے لیتے ہوئے. تو اس پہ بھی کہیں نہ کہیں پس پردہ جو ہے فیض حمید صاحب کا فیض تھا جو کہ براہ راست ہمیں نظر آیا. تو سمجھا جائے کہ 9 مئی جیسے واقعات اور ایسے دوست ممالک کے لیے بیانات جو کہ اس وقت کے فارن منسٹر نے دیے تو اس پہ بھی کہیں نہ کہیں فیض صاحب کا فیض تھا. دیکھیں جو بیان تو فارن منسٹر نے دیا تھا نا, اس میں فیض صاحب نے تو بیان دیا نہیں تھا, اس لیے یہ تو قیاس آرائی کی جا سکتی ہے یا پھر اس کو جب تفصیل سے پروب کیا جائے گا, اس کی چھان بین کی جائے گی پھر پتہ چلے گا. لیکن فی الحال تو میرے خیال میں اس بیان کو تو سامنے نہیں رکھا گیا اور ابھی شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کو جو ہے وہ آزاد کر دیا گیا ہے اور اس ٹائم پہ 14 سال قید بامشقت ہے جس کا اطلاق جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ان کو کہاں رکھا جائے گا کیونکہ ظاہر ہے وہ قومی رازوں کے جو ہے وہ امانت دار ہیں اور بطور DG ISI میرا نہیں خیال کہ پاکستان کا کوئی راز ان سے چھپا ہوا ہے. تو پھر ایسی صورت کے اندر ایک شخص کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو بھی مد نظر رکھنا ہے. کیا وہ نارمل جیل کے اندر رہیں گے اور اس جیل میں بھی رہیں گے تو کس طریقے سے رکھا جائے گا, اور دوسری جانب جو ہے یا پھر کوئی اور جگہ جو ہے وہ ایک سب جیل قرار دے دی جائے گی جو زیادہ سیف اور سیکیور ہو. تو یہ چند چیزوں کو دیکھنا ہے. بات آ جاتی ہے کہ جی مستقبل کا, تو دیکھیں فوج نے اپنا احتساب کا عمل جو ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے اور اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ کسی خاص اور عام کے اندر کوئی تمیز نہیں کرتی اور سب کو جو ہے برابری سے دیکھی جاتا ہے. 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ ایک سکوت ڈھاکہ دوئم کرنے کی سازش تھی جس کے اندر بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کے سب سے سپیریئر ادارے کو جو ہے نشانہ بنایا گیا. پاکستان کی جو پرائیڈ ہے اس کو جو ہے وہ ایک مجروح کرنے کی کوشش کی گئی اور GHQ قائد اعظم محمد علی جناح کا گھر اور اسی طریقے سے ریڈیو پاکستان پشاور کی عمارت, ساتھ ہی ساتھ ISI کے دفاتر اور پھر جو ہے وہ ایئر بیسز اور ہمارے شہداء کے مجسموں کو جو ہے ان کی بے حرمتی کی گئی, ان کو جلایا گیا, توڑ پھوڑ کی گئی اور ایسے متعدد وینڈلزم کے جو واقعات تھے وہ دیکھنے میں آئے جو کہ یقیناً کسی بھی ملک میں اجازت نہیں دی جا سکتی اس قسم کے. اگر اس کے اوپر 9 مئی کے واقعات کے اوپر جو مرکزی کردار ہیں اگر ان کو زبردست قسم کی اور تاریخ سار سزائیں نہ دی گئیں تو ایسے واقعات جو ہے روزانہ ابھریں گے خدا نخواستہ. بالکل اس لیے ضرورت اس بات کی ہے. قریشی صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. قریشی صاحب اگر سیکورٹی فورسز کی بات کریں جیسے کہ عبداللہ گل صاحب فرما رہے ہیں کہ پاکستان آرمی کے اندر ایک ڈسپلن جو ہے وہ ہے اور یہ پوری دنیا کے لیے بڑا اہم میسج تو گیا, مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر سیاسی حلقوں کی بات کریں تو سمجھا جائے کہ آنے والے وقت میں بھی جو سیاسی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہیں نہ کہیں 9 مئی جیسے واقعات اور فیض حمید سے براہ راست یعنی کہ اس وقت کے وزیر اعظم کی بات کریں کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں اثر انداز ہوتے رہے تمام ان فیصلوں پہ, یا پھر فیض حمید ان کے اوپر اثر انداز ہو رہے, ان کی بھی جو ہے بات تو سامنے آنی چاہیے کہ آخر کون کون ملوث تھا اور کس کس طرح سے یہ پورا کھیل کھیلا گیا اس ملک کے ساتھ, اس ایک پاکستان کے طاقتور ادارے کے ساتھ. جی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آخری پیرا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ جو سیاسی انوالومنٹ کو پروب کیا جا رہا ہے, انویسٹیگیشن آخری سٹیجز پہ ہیں, اس میں جتنے بھی سپورٹر ہیں یا جو بھی انوالو ہیں چاہے وہ ایکس پرائم منسٹر ہو چاہے کوئی بھی ہو, مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے دوست سبھی فرما رہے تھے کہ اٹ واز اے کانسپیرسی,
यानी बांग्लादेश वाला काम होने वाला था। तो आप खुद समझें कि इतनी जगहों पे अटैक एट अ टाइम, एयरफोर्स, आर्मी एंड हमारी वाइटल इंस्टॉलेशंस लाइक ये रेडियो पाकिस्तान और कायद-ए-आज़म का जो है वो। अब आप मुझे ये बताओ कि इसको कौन माफ करेगा? अब अगर ये एनी शाहिद बन जाता है और ये कहता है कि जी मुझे तो क्या था, मुझे, लेकिन उस वक्त तो ये डीजी थे नहीं, डीजीआई तो नहीं थे, लेकिन चूंकि इसका असर रसूख था और हमें तो पता है कि ये इनकी इन्वॉल्वमेंट किस लीडरशिप के साथ थी, तो अब ये जब लिंक जुड़ जाएगा तो उसके बाद उनको भी ये इसका जो है वो असर वहां तक भी जाएगा और खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जो लोग उस वक्त शामिल थे, यानी कि जितने भी थे, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे कोई भी हो, तो अब उसको स्टार्ट किया हुआ है। सर देखते हैं आगे क्या। जवाद फैजी साहब हैं, सीनियर तजिया नगार है, उन्होंने भी ज्वाइन किया है, उनकी तरफ जाना चाहूँगा। जवाद फैजी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। फरमाइएगा सर कि जनरल फैज़ हमीद की जो है 14 साल की सज़ा बड़ी अहम है, उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में जो तब्दीली है उसको कैसे देखते हैं? आज काफ़ी अरसे के बाद कायद मुस्लिम लीग नून भी जो है स्क्रीन पे नज़र आए हैं और सियासी सरगर्मियों में जो है ख़ास तौर पे उन्होंने दिलचस्पी का जो उनका इजहार देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर कश्मीर, गिलगित और जो है पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल और इन खितों के हवाले से बड़ी अहम उन्होंने आज बात भी की है। कैसे देख रहे हैं कि सर फैज़ हमीद की कल खबर आना और सज़ा का मिलना, मियाँ साहब के मंजर आम पे दोबारा वापस आना, समझा जाए कि अब मियाँ साहब भी मैदान में वापस आएंगे? जवाद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? मुझसे पूछ रहे हैं आप? वो आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, मुझे कुछ समझ नहीं आया सर। मैं दोबारा कोशिश कर रहा हूँ कि पीसीआर अगर ऑडियो मेरी आवाज़ तक पहुँच जाए। अब ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। फरमाइएगा सर कि जनरल फैज़ हमीद को 14 साल सज़ा मिलने के बाद कहें कि कल से पाकिस्तान के अंदर बड़ा बहस तो हो रही रहा है, मगर इसके साथ साथ देखा जाए कि आज नवाज शरीफ साहब भी मंजर आम पर नज़र आने लगे। ख़ास तौर पे उन्होंने कश्मीर और गिलगित की जो है बात भी की है, उनको जो है अब खुशाइन करार दिया है कि उनके साथ कश्मीर के मामला, जीपी की सियासत के मामला। तो ये मंजर आम पे मियाँ साहब का अचानक आना एक क्वेश्चन मार्क नहीं है कि कल फैज़ हमीद को सज़ा मिली तो राह हमवार हुई है कि अब मियाँ साहब भी मंजर आम पे आ गए? नहीं, मैं समझता हूँ कि आज नवाज शरीफ साहब का मंजर आम पे आना कोई ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है, अचंभे वाली बात नहीं है और फैज़ हमीद से वो रिलेट नहीं की जा सकती, इसलिए कि आपको पता है कि जीबी में जो है निगरान हुकूमत का क़याम आ चुका है, आगे इलेक्शन होने हैं, फिर उसके साथ ही आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन का दौरा है। तो उसके लिए तो वो सदर के तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उन्होंने ऑलरेडी ये इजलास तलब कर रखा था रहनुमाओं से मुलाकात के लिए, जो मेरी इत्तलात है और मेरी जो खबर है। लिहाजा हाँ, इसको देखा जरूर जाना चाहिए, मीडिया की जिन्नत भी बनना चाहिए कि फैज़ हमीद साहब का साफ तो नहीं कहना चाहिए, मुजरिम को मैं तो नहीं समझता, लेकिन चूंकि हमारी तरबियत ऐसी है कि हम सबके साथ ही साथ लगाते हैं। इशू ये है कि जिस किस्म के मकरूह धंधे और जिस किस्म के जराइम और जिस किस्म की पाकिस्तान को जलाने की या बगावत की बातें और जिसका हमने अमली मुजाहरा भी देखा 9 मई को कि एक ही दिन मुख्तलिफ मकामात पे, हसास मकामात पे उनकी लीडरशिप की टेलीफोनिक गुफ्तगू का सामने आ जाना और फिर कोर कमांडर हाउस जाना या शहदा की तौहीन करना, बेतौकीरी करना, ये सारी चीजें अचानक नहीं हुआ, ये प्लान था, मरबूत था और इसके पीछे फैज़ हमीद भी था। लिहाजा इससे बढ़ के मैं तो ये समझता हूँ कि 14 साल कैद बा मुशक्कत के साथ साथ जो ISPR की जानिब से मजीद ये कहा गया है ना कि सियासी मामलात और बगावत और जिस तरह अफरा तफरी फैलाने की चीजें हैं उन पे अभी सिलसिला जारी है, अभी इस पे मजीद चीजें आनी है। और एक जुमला तो मैं जरूर कहूंगा कि बानी PTI को भी कैद बा मुशक्कत 14 साल की मिली थी। मैं खुद मौजूद था जेल में जब जज साहब ने वो फैसला सुनाया, तो
फैज हमीद को भी 14 साल की कैद मुशक्कत है, इनसे मुशक्कत करवाई भी जानी चाहिए, उल्टा इनको मुशक्कत ही दे देते हैं। ये तो होती तो नहीं है ना, ये तो सिर्फ हद का कहने की हद तक होता है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब के लिए सजा हो, मरियम नवाज साहिबा के लिए हो, आसिफ अली जरदारी साहब की हो, तो फिर हटा देना चाहिए ना। एक सियासी बात होती तो वो तो फिर कहते हैं कि जरदारी साहब भी बड़े जो है अच्छे जेलों में रहे, उनके लिए तो जो है हॉस्पिटल में उनको मुंतकिल किया गया, तो जेल तो सिर्फ आप जैसे और मेरे जैसे गरीब लोगों के लिए होती है ना सर। मैं वही कह रहा हूँ ना, फिर तो आइन से कानून से ये लफ्ज हटा देना चाहिए ना। और जो आम लोग हैं, जिस तरह आपने खुद ही अभी फरमाया, आम लोगों से वहां से न जाने कौन कौन से काम करवाए जाते हैं, सफाई का काम करवाया जाता है, वहाँ चीजें बनाई जाती है, दस्तकारी चीजें बनाई जाती है, उन्हें सिखाई जाती है, फिर बनवाई जाती है, फिर मार्केट में बेची जाती है, उसका हिस्सा जब उनकी सजा पूरी होती है तो उनको दिया भी जाता है, मंजूरी भी दी जाती है। लिहाजा इनके साथ फिर कैद पा मुशक्कत वाली सजा लिखे ना। मैं तो इसीलिए तो मैंने ये जुमला कहा कि एक तरफ सजा कैद पा मुशक्कत है और साथ मुशक्कती भी दिया जाएगी। पता नहीं कौन सी मुशक्कत लेनी है उन्होंने उनसे, अपना काम खुद, जब देसी मुर्गे मिल रहे हैं, सब चीजें मिल रही है, तो फिर मुशक्कती होने की क्या जरूरत है। सजा तो सजा है ना मेरे भाई, और अगर जुर्म किया है, उसका फैसला है, तो फिर ये आली शान और वीआईपी और प्रोटोकॉल वाला मामला, अभी आप देख लीजिए ना, वहां पे पेशावर के अंदर सुहेल आफरीदी साहब गए हैं और वहां पे डॉक्टर ने उन्हें उनके बकौल के सही तरह ब्रीफ नहीं किया, और अस्पताल की इंतजामिया ने डॉक्टर को नोटिस दे दिया कि 3 दिन में जवाब दे कि आपने प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिया वजीर आला को। एक तरफ तो ये प्रोटोकॉल की जो लत लग गई है, बीमारी लग गई है, और मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ एक जमात में, जहां जहां भी है, लिहाजा उसको खत्म होना चाहिए। दूसरा, आपने नवाज शरीफ साहब की जो बात की, मैं वो जरूर अर्ज करूंगा कि नून लीग के सदर हैं, डेफिनेटली उन्होंने आगे टिकट देने हैं। फिर आप जो कहने लगे तो मैं कह देता हूं, एनएफसी वार्ड के हवाले से की तरह जो है मियां साहब जो नजर आ रहे हैं, कमरों में बंद थे, नजर नहीं आ रहे थे, हम देख रहे थे कि सियासी बड़ा जो है ख़ासतौर पर सिंध के तरफ अगर देखा जाए तो सिंध में गवर्नर का तब्दीली का मामला भी है। बिलावल भुट्टो साहब कहते रहे हैं कि सिंध में गवर्नर जो है अपना लगा लें और बेशक आप फैसला कर लें, मगर मियां साहब की दिलचस्पी, अधम दिलचस्पी जो कल तक थी और आज अचानक जो नज़र आ रही है, तो वो फिर समझ में आ रहा है कि लग रहा है कि कमरों में ठंड ज़्यादा बढ़ गई है, तो अब वो थोड़ा धूप पे बाहर निकल आए कि थोड़ी धूप छूप लगे और सियासत को भी देखा जाए। नहीं, धूप लगनी भी चाहिए, जिस तरह का मौसम चल रहा है और जिस तरह आलूदा तरीन शहर जा रहे हैं, उसमें धूप का लगना बहुत जरूरी है। लेकिन मैंने जैसे पहले अर्ज किया ना, देखिए इलेक्शन अब आ रहे हैं चूंकि, और चंद महीने रह गए हैं, निगरान हुकूमत बन गई है जीबी के अंदर, तो मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि उन्हें पार्टी टिकट्स जो देने हैं, जो उम्मीदवार है उनका चुनाव करना है, फिर मैदान में उतारना है। इसके साथ ये साहब ने आज एक और बड़ी अच्छी बात कही कि एनएफसी अवार्ड के तहत गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर को हिस्सा मिलना चाहिए। उस पे जो उन्होंने अच्छा जुमला जो मुझे लगा कि उन पैसों के इस्तेमाल का इदराक भी होना चाहिए कि वाकईतन वो आवाम के लिए लगे, डेवलपमेंट के लिए लगे, और लोगों की जो है जिंदगी का मयार बेहतर बनाने पे लगे। तो मैं समझता हूँ कि आप जिधर बार बार जा रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि चूंकि इलेक्शन है, तो इलेक्शन के मौके पे टिकट भी उन्होंने जारी करना है बतौर सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मैं आपकी तरफ आऊँगा, बहैसियत जो है मैं सियासत का तालिब इल्म हूँ और सहाफ़ी हूँ, तो मैं समझ सकूँ आपसे बताइएगा गुल साहब के जो मेरा सवाल बनता है, बड़ा अहम बनता है कि मियां साहब तवील अरसे से गायब थे सियासी मंजरनामे से, और अब नज़र आ रहे हैं। ये पहले भी बड़े बड़े मामलात पाकिस्तान के लिए फैसले आते रहे हैं और फैसले होते रहे, मगर मियां साहब की दिलचस्पी जो है मौसम गर्मा में उस तरह से नज़र नहीं आई, और अब मौसम की तब्दीली के साथ साथ सियासत पे भी तब्दीली नज़र आ रही है और मियां साहब अब मंजर आम पर नज़र आ रहे हैं। गुल साहब देखें, कहा यह जा रहा है कि जी मियां नवाज शरीफ साहब की शराइत थी कि उसमें फैज़ हमीद साहब को सज़ा हो। ये तो खैर कयास आराइयाँ हैं, सज़ा तो अदालत ने देनी है और मिलिट्री कोर्ट के ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये कयास आराइयाँ हैं इसलिए कयास आराइयों की हद तक की रहें तो बेहतर है। दूसरी जानिब जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, ये एक हकीकत है, और ये भी हकीकत है कि हाउस ऑफ शरीफ के अंदर एक डिवाइड पाया जाता है। मुस्लिम लीग के अंदर जो है धड़ेबंदी है, और ये अच्छी बात नहीं है, किसी भी जमात में धड़ेबंदी नहीं होनी चाहिए। और मुस्लिम लीग जो है वो दाएं बाजू की जमात तस्वर की जाती थी,
जो कि अब उसका तशख़्ख़ुस जो है वो एक दाएं बाजू मुकम्मल का तशख़्ख़ुस नहीं रहा, क्योंकि पीडीएम की शक्ल में जब उन्होंने एक्सट्रीम लेफ्ट से जो है जाके मुआनका कर लिया, तो उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है दाएं बाजू के लोग जो थे उनको काफ़ी तकलीफ हुई। इस टाइम पे रियलिटी ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो पीपल्स पार्टी है वो लेफ्टिस्ट समझी जाती है, तहरीक इंसाफ का तो कोई मेरे ख्याल में किबला काबा ही कोई नहीं है, ठीक और है। मुस्लिम लीग जो है वो राइट विंग की जगह जो है वो भी मेरे ख्याल में अपने राइट विंग को पूरी तरीके से अपना तशख़्ख़ुस को मजरू कर चुकी है। मियाँ साहब सामने आएंगे तो क्या होगा, क्योंकि इस टाइम पे एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज के ऊपर है। पंजाब की हद तक अगर वो कोई काम करना चाहते हैं तो करना चाहिए। तो आज भी उन्होंने तामीर सर और पंजाब की तरक्की तारीफ के की लिए कि पंजाब में जो है इस बार जो है बड़ी तरक्याती मंसूबे और बड़ा पंजाब आगे बढ़ रहा है। यकीन नहीं उनकी बेटी की वहाँ पे हुकूमत है, मगर इसके साथ साथ थोड़ी देर पहले जैसे मैंने कहा था कि ये बिलावल भुट्टो साहब कहते रहे कि सिंध के अंदर गवर्नर की तब्दीली का मामला है। बेशक PMLN अपना गवर्नर लाए जो कि अब तक मामला बन नहीं पा रहा, और सिंध के अंदर आपने जैसे कहा कि मरकज़ी क़यादत, मगर सिंध के अंदर भी सूरत हाल ये है और कि कोई 12 ग्रुपों में PMLN तकसीम है सिंध में। बशीर मेमन साहब जो सिंध के सदर हैं और साबिक DG FIA भी हैं और बड़े प्यारे समझे जाते हैं, PMLN की क़यादत के नज़दीक समझे जाते हैं, मगर वो भी मंजर आम से गायब है। तो सिंध के अंदर तो बहुत बदतरीन सूरत हाल है कि आप सिंध के अंदर पार्टी को यानी कि PMLN कमान इन कंट्रोल और कोई एक सीट भी नहीं ले सकी। तो समझा जाए कि मियाँ साहब को अब मंजर आम पे ये जो 4-5 महीने ठंड के हैं इसमें गर्म फैसले करने चाहिए। देखिए, मियाँ साहब जो है वो पंजाब की हुकूमत में जो भी कर रहे हैं करें, बहुत अच्छी बात है। पंजाब तरक्की करे, पाकिस्तान तरक्की करे, बाकी सूबों को भी करनी चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत जो है वो एक पेज के ऊपर हैं, और मेरा ख्याल है किसी किस्म का भी अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश को जो है वेलकम नहीं किया जाएगा। ये बात तो आप बिल्कुल तहरीर कर लें। दूसरी जानिब जो है वो सिंध के अंदर ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ का भी वहाँ एक बड़ा शोर व गौगा था, लेकिन अब उसमें भी बहुत जो है वो कमी वाक़या हुई है, और मुस्लिम लीग जो है उसको फोकस ज़रूर करना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब कि अब कोalition की हुकूमतें होती हैं तो उसमें यही मुश्किलात होती हैं, क्योंकि फिर आ जाएगा कि जी मरसूं मरसूं सिंध न देसूं, तो फिर वो ये वाले नारे भी आपको आ जाएंगे नज़र। फिर आपने देखा कि जिस तरह से बिलावल ने साहब ने जो है कोशिश की कि वो पंजाब के अंदर एंट्री करें, लेकिन उनको वो एंट्री जो है वो कोई खातिर खा जो जिसके अंदर वो सोच रहे थे कि वो लाहौर की सीट ले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसलिए मेरा ख्याल है कि अभी सिंध के अंदर मुस्लिम लीग का जाना अभी फ़िलहाल वो एक हनूर अब्दुल्ला के साहब लिए कल दुरुस्त है। जैसे कि मरियम बीबी ने ट्वीट किया कि बिलावल भुट्टो के लिए कि जी आपको पंजाब में आने पे और पंजाब में सियासी सरगर्मियों में खुशामदीद कहते हैं। फिर बिलावल ने आज जवाब भी दिया, एक अच्छी बात है, अच्छा सियासी माहौल हो, मगर सिंध में वैक्यूम जो इस वक्त आपने बड़ा अच्छा एक जो है इस पर नुक्ता रेज़ किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो यहाँ पर असर रसूख था, अगर कैपिटल है सिंध का कराची की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं PMLN को वो वैक्यूम अपना हासिल करना चाहिए, वो सीटें पर लोगों को कहीं ना कहीं अपनी तरफ मुतवज्जो करवाना चाहिए, जो कि PML नहीं कर सकी। अगर देखा जाए तो PMLN सिंध को उस तरह से दिलचस्पी लेती नहीं है, इसकी वजह क्या है? देखें, जहाँ तक बात यह है कि ज़बानी कलामी एक दूसरे को वेलकम करना, ये इनकी सियासी अजारादारियाँ हैं, सियासी शिकारगाहें कहें तो ज़्यादा बेहतर है। इस शिकारगाह में अगर आप आएंगे, जवाद फैज़ी साहब आएंगे, ब्रिगेडियर साहब आएंगे या अब्दुल्ला गुल आएंगे, तो उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। ये फिर उनको हर सतह के ऊपर जो है वो तंग करते हैं और तकलीफ पहुंचाते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब जो आपने सिंध का बोला, देखें उसमें कुछ जगह हैं, जैसे एक तो हैदराबाद है, कराची है, लाड़काना के अंदर भी आप हैरान होंगे कि एक बहुत बड़ा वैक्यूम मौजूद है, और वहाँ जिस तरीके से जमीयत उलमा इस्लाम के जो है वो एक अपना डंका बजा रही है, वो भी एक मेरे ख्याल में सिंध के लिए लम्हे तशवीश है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि सिंध के अंदर जो इस टाइम पे और जो इलेक्शन हुए थे उसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान आयद हैं। इसलिए अब जो सूरत हाल है उसको सामने रखें तो मुस्लिम लीग को वहाँ जाके बैठना पड़ेगा, डेरे डालने पड़ेंगे, लेकिन क्या वो डेरे डालने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल क्या नहीं है मुस्लिम सर, लीग बिल्कुल नहीं है। और फिर मुस्लिम लीग जाएगी तो कौन सा धड़ा जाएगा? वो आपने खुद फरमाया सिंध के अंदर 12 धड़े हैं, तो बिल्कुल। 12 धड़े में से किसको आप खुश करेंगे? यही बड़ा मसला होता है
کہ जब और फिर खास तौर पे जब लीडरशिप एक जो है वो इस्लामाबाद में बैठी हो और उसके अंदर दूसरी लीडरशिप जो है वो लाहौर में बैठी हुई हो, तो ये मसाइल तो हैं। बिल्कुल सर, फैसला करेगा कौन? आपने दुरुस्त फरमाया। ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाऊंगा। कुरैशी साहब फरमाइएगा सर, ये सियासी मंजरनामे पे मियाँ साहब का आज सामने नज़र आना, मैंने तो ये समझा था कि शायद मौसम की तब्दीली के साथ मियाँ साहब के भी कुछ बातों में तब्दीली हुई है, समझ में आ रहे हैं कि चले ठीक है कि अब मंजर आम पे आना चाहिए, मगर कुछ जैसे दोस्त कहते हैं कि जी अच्छा चले। जवाद फैज़ी साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। जवाद फैज़ी साहब, जो मैं जिस तरह से अब्दुल्ला गुल साहब से बात कर रहा था, कहीं ना कहीं बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, सियासत में आगे बढ़ना पड़ेगा। जो वैक्यूम क्रिएट किया गया था ख़ास तौर पर जनरल फैज़ हमीद के दौर में, आपको याद होगा कि रोज़ाना की बुनियाद पर उस वक्त जहांगीर तरीन का तैयारा उड़ता था और हर, चाहे वो PMLN से जुड़े हुए कदावर शख्सियात हों सियासी या पीपल्स पार्टी से, उन सबकी शमूलियत होती थी। मगर आज वो बेचारे बेताब बैठे हुए, PMLN नज़र नहीं आ रही, सिवाय उनका पंजाब और वफाक पे फोकस है। इसी तरह KP और बलूचिस्तान और सिंध में वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही। उसकी वजह क्या है? देखिए, उसकी वजह ये है कि जिस तरह आपने खुद ही बता दिया कि अदालत से मामला शुरू हुआ और पनामा से फिर अकामा तक आया, फिर वॉल्यूम किधर गए, फिर वो हैवी ड्यूटी फाइल्स किधर गई, फिर वो बेटे से तनख्वाह न लेने का मामला, और फिर ये सारी चीजें, ये हमने सब देख लिया ना। फिर दीवार से लगाने की भी कोशिश की गई, फिर कैदोबंद की सोचते भी आई, सब पे ही आई। और जिस तरह फैज हमीद ने जो प्लान बना रखा था कि इनको तो खत्म करना है, और मैं तो एक और बात भी कहूंगा, उन्होंने सिर्फ इनको ही खत्म नहीं करना था, बल्कि मेरे जराए तो ये कहते हैं कि उन्होंने खुद अपने इदारे के अंदर भी कई लोगों को खत्म करने का मंसूबा बना लिया था। लिहाजा वो अपने इक़्तिदार को इस कदर तड़पती निगाहों से देख रहे थे, मचलते दिल से देख रहे थे कि मेरा इक़्तिदार रहेगा, इमरान खान और मैं रहेंगे और इमरान खान मेरे नीचे रहेगा। असल तो वो ताकत का मरकज़ो महवर रहना चाहता था। लिहाजा ये सारी चीजें, तो इस वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि PTI में शमूलियत इख्तियार हो गई। फिर खास तौर पे ये देखिएगा आपके कल्ट के तौर पे जो सामने आए, जिस तरह दौले शाह के कड़ बनाए गए दिमागों पे कड़े डाल के कि उनको सुध बुद्धि उनकी छीननी गई, और वो यहाँ तक उन्हें कहना पड़ गया नौज़बिल्ला के इस दौर पैगंबर है, और फिर उसके साथ कहा गया कि इमरान है तो पाकिस्तान है। इस किस्म के जब जहन बनाए जाएंगे और सोशल मीडियम के जरिए घरों तक घुस जाया जाएगा, तलाशें शुरू हो जाएगी। मेरा कहने का मकसद है कि मियाँ साहब अब मंजर नाम पे आ गए हैं, मगर इसके साथ साथ अगर PMLN अगर PDM की हुकूमत देखें तो कहीं ना कहीं इत्तेहादी थी। जो गुल साहब कह रहे थे कि इत्तेहादियों का मसला ये भी होता है, कहीं ना कहीं मजबूरियाँ होती हैं, चलें ठीक है, माना मजबूरियाँ हैं, मगर ये लोग जो हैं जो कि अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो जुड़े हुए थे, जो इलेक्टेड भी थे और साबिक MNAs हैं, MPAs हैं, बड़ी अहम लीडरशिप सिंध में मौजूद है, तो वो इस वक्त ये भी सोचने पे मजबूर है कि जब एक फ़ैसला आ गया PTI का खात्मे की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, मगर हमसे और सियासी जो वैक्यूम है, कराची की बात की, हैदराबाद की गुल साहब ने लाड़काना की भी बात की, तो लाड़काना से पीपल्स पार्टी की एक सीट जो है GDA ने निकाली थी, मौज़म अब्बासी साहब ने निकाल दी थी। तो ये बड़ी अहम चीज़ें हैं कि लाड़काना से भी अब जब सीट ले सकते हैं एक इंडिपेंडेंट बंदा, फिर GDA में जाके वो शामिल होता है और वो सीट निकाल के असेंबली तक पहुँचता है, तो ये एक बड़ा फैसला नहीं है कि PMLN तवज्जो नहीं देती सिंध पे, KP पे, बलूचिस्तान पे? देखिए, आपने भी बात की, जिस तरह मेमन साहब हमारे भी भाई हैं, दोस्त हैं, लेकिन देखिए वो कुछ सियासतदान नहीं है। वो जिस तरीके से ड्राइंग रूम में बैठ के करना चाहते हैं ना सियासत, इस तरह नहीं होगी। अवाम में आना होगा और अवाम के अंदर मकबूलियत होगी तो तभी वोट मिलेंगे ना। लिहाजा इस पर इनको यकीनन कोशिश भी करनी चाहिए अगर अपनी पार्टी को ये मुल्कगीर कौमी पार्टी बनाना चाहते हैं। मैं तो फिर उधर आऊंगा कि देखिए अभी ये टेस्ट केस होगा GB और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कि उसमें मुस्लिम लीग नून की क्या सूरत हाल बनती है। अगर उसमें वो जीत जाती है तो शायद वो दूसरे सूबों में भी जाने की और अट्रैक्ट करने की कोशिश करे, और पंजाब को मॉडल बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आज भी तारीफ की पंजाब हुकूमत की, लेकिन इससे बेहतर तारीफ मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब तो वालिद भी है, मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं, उनकी हुकूमत है पंजाब में। लेकिन आपको याद होगा DGISPR ने
पेशावर में खड़े होकर जब मीडिया से गुफ्तगू की थी ना, तो उन्होंने भी इसी तरफ तवज्जो दिलाई थी कि आखिर ये जो दहशतगर्दी के वाकयात है ये पंजाब और सिंध में उस तरह से क्यों नहीं होते, उसकी वजह उन्होंने खुद ही बता दी कि उसकी वजह गुड गवर्नेंस है। वो केपीके में अगर होगी, अगर लोगों को रोजगार मिलेगा, सेहत मिलेगी, तालीम मिलेगी, दहलीज पे इंसाफ मिलेगा। इसी तरह बलूचिस्तान का भी जिक्र उन्होंने किया, उसकी तो खैर और भी वजूहात है। लिहाजा वो गुड गवर्नेंस के ही चक्कर में ठीक है। अब मेरा ख्याल है नून लीग की है। ब्रिगेडियर गुलाम रज़ा कुरैशी साहब को शामिल गुफ्तगू करूँ। सर बहुत शुक्रिया, आप दोबारा हमें आपने ज्वाइन किया। फरमाइएगा सर, जो इस वक्त मियाँ साहब मंजर आम पे नज़र आ रहे हैं, तो सियासी मंजरनामे में तब्दीली होती हुई नज़र आ रही है, या फिर ये मौसम की ही भी कहें कि उनका जो है पूरे पाकिस्तान की कौम को जो है दीदार हो गया सर, कि मियाँ साहब मंजर आम पे नज़र आने शुरू हो गए? मेरा ख्याल है मियाँ साहब की अभी तबीयत कुछ बेहतर हो गई है, प्लेटलेट ठीक हो गए जी। और इनको विटामिन डी चाहिए, तो ये अच्छी बात है कि ये जो है सूरज की रोशनी लें। लेकिन जिस तरह से ये खामोश रहे हैं, इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल कि हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये इतना खामोश रहेंगे। लेकिन चूंकि इन्होंने अपनी बेटी को आगे किया हुआ था, तो यही वजह हो सकती है। और अभी जिस तरह से मेरे भाई कह रहे थे कि अभी इलेक्शन का जमाना है जीबी में और कश्मीर में, तो शायद ये वजह हो सकती है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के दौरान ये इतने मूवेबल हो सकते हैं। जी गुल साहब, आपकी तरफ आऊँगा, वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ। फरमाइएगा सर कि जो मियाँ साहब के अब फैसले होंगे, जवाद साहब कह रहे थे कि नहीं जी वो तो आपके सामने कि जीबी का इलेक्शन है वो भी बड़ा ज़रूरी है, और कश्मीर का भी मामला थे, तो उसके लिए जो है वो कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई टिकट देने का फ़ैसला होगा, फैसले वही करेंगे। मगर माजी में चंद साल पहले जो बड़े बड़े फ़ैसले हुए उस तरह से वो मंजर आम पे नज़र नहीं आए। तो मेरे भी क्वेश्चन मार्क और पाकिस्तानियों के भी होंगे कि अचानक मियाँ साहब जो स्क्रीन पे नज़र आए हैं, कि इसकी वजह क्या है? देखिए, जो मियाँ साहब का इशू है वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे। उनके पास अगर कोई मैजिक वॉन्ड होती, जादू की छड़ी होती, तो वो कब की चल चुकी होती। उनका एक बाकायदा प्रोग्राम जो है वो सामने नज़र आता। लेकिन मियाँ साहब जो है वो उनकी मायूसी जो है बड़ी वाज़े नज़र आती है, और मायूसी के बहुत सारी वजूहात हैं। इस निज़ाम का फेलियर एक सबसे बड़ी मायूसी की वजह है। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहकर भी मामलात को ठीक न करना पड़ा, ये भी एक मेरे ख्याल में बड़ा वाज़ेह चीज़ नज़र आती है। तीसरी जानिब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी नाला हैं, क्योंकि वो वज़ीर आज़म बन चुके थे और वो वज़ीर आज़म अपने आप को तसव्वुर कर रहे थे, और उनके इश्तिहारात चल रहे थे बाकायदा टेलीविज़न के ऊपर। लेकिन वज़ीर आज़म उनके भाई बन गए। अब सूरत हाल ये है कि फिर उनके पास, उनको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर लोग जो है इस मौजूदा निज़ाम से तंग आ चुके हैं। चौथी चीज़ जो है वो ये है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन अगर कराएंगे तो जाहिर है नौजवान नस्ल जो है उसका वो रद्द अमल नहीं आएगा जो माजी में आया करता था। आज जो है सबसे बड़ी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो लोगों की मखासमत है वो इस वजह से नहीं है कि वो उन्होंने बानी चेयरमैन को जो है वो अपने किए के ऊपर जो है वो अदालतों का सामना करते हुए वो आज बिहाइंड बार्स हैं, बल्कि लोगों का मसला ये है कि लोग कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो मुस्लिम लीग है या पीपल्स पार्टी है या दीगर जमातें, ये तो वो लोग हैं जिनको माजी के अंदर हमारे इदारों ने रिजेक्ट कर दिया था, और इनकी जो परफॉर्मेंस और करप्शंस थी वो दुनिया के सामने आया थी। इस वजह से लोग जो है इस बात पे ज़्यादा दुखी हैं। उनको अपनी अफवाज से न कल जो है कोई गिला था और ना आज है। अगर गिला है तो सिर्फ ये है, वो कहते हैं कि जी इमरान खान को बेशक अंदर रखो, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जिनको आप ही ने हमें बताया गया था कि ये लोग जो हैं ये गैर मुनासिब हैं, तो फिर इनको क्यों लाया गया। ये है वो असल हकीकत। अभी जो 5300 अरब रुपए की करप्शन की कहानी IMF की ज़बानी आई है, मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा आपके लिए जो है वो एक चैलेंज है। लेकिन अगर आप 2 wrongs cannot make 1 right, if Imran is wrong,
So this does not mean that the others are right. I am not favoring इमरान, बिल्कुल जिस तरह से आपको पता है और जवाद साहब भी जानते हैं कि मैं तो बड़ा ही सख्त स्टांस लेता हूं, लेकिन मसला यहाँ ये है कि अब अगर ये सारी सूरत हाल चल रही है, अभी बात कर रहे थे हम फैज हमीद साहब के केस की, तो मुझे ये बताइए कि चलें खुरा इमरान खान की तरफ निकल आता है तो फिर क्या आप सजा बिल्कुल देंगे? सर, फिर क्या हो सकता है? वक्त की उसको- कमी की बायस प्रोग्राम को मुझे यहाँ आप रोकना फांसी पड़ेगा। केस बड़ी नहीं, आपने अहम बात की अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ब्रिगेडियर रिटायर गुलाम मुर्तज़ा कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जवाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज बात की पाकिस्तान के बड़े फैसले पर फैज़ हमीद को सज़ा मिलने के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल, और बिलखुसूस आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है स्क्रीन पे नज़र आए और आज जीबी के इलेक्शन के हवाले से और दीगर मामला पे बात की। मगर मैंने आज ये भी अपनी बात रखी कि कम से कम सिंध और केपी और बलूचिस्तान के अंदर PMLN जिस तरह से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, मियाँ साहब यहाँ पे तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? सिंध के अंदर इस वक्त 12 ग्रुप बन चुके हैं। बशीर मेमन जो सिंध के सदर हैं वो नायाब हो चुके हैं, वो कहीं नहीं मिलते। 12 ग्रुप जो है सिंध के अंदर PMLN के लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और जिसकी जिम्मेदारी है सूबाई सिंध के सदर की, बशीर मेमन की, वो इस वक्त मंजर आम पर नज़र नहीं आ रहे। ये भी बड़ा अहम सवाल है PMLN के लिए, और आने वाले वक्त में क्या PMLN कराची समेत सिंध से सीटें ले सकेगी या नहीं, ये बड़ा अहम सवाल होगा जो कि अपने प्रोग्रामों में उठाते रहेंगे। कल तक आफ्ताब मोगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।